जी, हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे और हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने 2 तरह की औपचारिक 3 तरह की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था। शिक्षा का कार्यक्षेत्र जब हम पढ़ रहे थे तो एक बार 3 उदारवादी शिक्षा और उससे पहले भी हमने 3 औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा 3 देखिए 3 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। मैं आपको एक बार अंडरलाइन कर दूँ। इससे पहले जो हमने पढ़ा है, 1 सेकंड थोड़ा टाइम। इससे पहले टॉपिक था एक औपचारिक शिक्षा का व्यवस्था, ठीक है? अनौपचारिक, पहला था हमने अनौपचारिक, फिर औपचारिक शिक्षा, ठीक है? और जो तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है, वो है आपकी औपचारिक और निरौपचारिक, ठीक है? उसमें तीसरी चीज़ है निरौपचारिक शिक्षा। 3 टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हमने अध्ययन के बारे में की दृष्टि को और कुछ हमने इसमें समझा। ज्ञान के अध्ययन प्रमुखता के ध्यान को केंद्र में रखते हुए शिक्षा का कार्यक्षेत्र, उदारवादी शिक्षा, वृत्तीय क्षेत्र शिक्षा, उदारवादी शिक्षा मतलब लिबरल एजुकेशन, ठीक है? वृत्तिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल एजुकेशन। और एक और था इसमें एक और तीसरी चीज़ आएगी, वो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा मतलब वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये वोकेशनल शिक्षा है, पीढ़ी दर हम आगे करते रहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा हो गई। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अपने उत्तरों की तुलना नीचे के इसमें करना है। उदारवादी शिक्षा, वितरिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा के बारे में। शिक्षा प्रदान करने के साधनों की दृष्टि से। अब हम शिक्षा ग्रहण के आधार पर नहीं, अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा प्रदान करने के साधनों की दृष्टि से शिक्षा का कार्यक्षेत्र। जी, ये बहुत इसको बहुत आसान है, इसको आप इल्मा जी पढ़ें या मुस्कान जी भी कर सकते हैं, अफसा जी। जी। शिक्षा के कार्य क्षेत्र को शिक्षा प्रदान किए करने वाले साधनों की दृष्टि से भी समझा जा सकता है, अर्थात पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा, मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम व्यवस्था तथा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा। इस खंड में हम शिक्षा के साधनों, आमने सामने की शिक्षा व्यवस्था तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आइए शिक्षा के इन साधनों पर विस्तार से चर्चा करें। आमने सामने की फेस टू फेस शिक्षा। आमने सामने की शिक्षा सामान्य शिक्षा की एक औपचारिक व्यवस्था है। आमने सामने की शिक्षा व्यवस्था की अवधारणा को शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है, जहाँ गुरुओं तथा शिष्यों के बीच नियमित संपर्क तथा परस्पर क्रिया होती है। वे एक प्रकार से शिक्षा की आवासीय व्यवस्था थी। शिष्य अपनी शिक्षा के पूर्ण होने तक गुरुकुल में ही रहते थे। कालांतर में शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था को आम जनता के लिए औपचारिक शिक्षा से बदल दिया गया। राज्य द्वारा अपने नागरिकों को शिक्षित करने का दायित्व ले लिया गया। अब प्राथमिक शिक्षा बच्चों का अधिकार बन गई है। भारत विश्व में 139वां देश है जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक अथवा कक्षा की शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 द्वारा बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ करते हुए माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा स्तरों पर आमने सामने की शिक्षा प्रदान की जाती है। आमने सामने की शिक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, ये एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है। विद्यार्थियों छात्रों के लिए एक स्थान पर जो विद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा एक विश्वविद्यालय होती है, नियमित कक्षाएं होती हैं। एक चरण अनुरूप पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है तथा इसे विकसित किया जाता है। उसे शिक्षा के उस चरण में लागू किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों तथा प्रसंगों के लिए विभिन्न विधियों तथा उपयोग तकनीकों द्वारा पढ़ाते हैं तथा छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए विविध गतियों का
आयोजन भी करते हैं। शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान के दौरान अधिकांश मौखिक संवाद में शामिल होता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए एक यथायोग्य समय सारणी तैयार की जाती है। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा। सर एक्सप्लेन नहीं करेंगे ऊपर का? अभी एक साथ कर लेते हैं जी। आगे रीडिंग करूं? सर आगे रीडिंग करूं? हाँ जी कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर कट के आ रही है क्या? जी हाँ, करें आगे रीडिंग करें। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्रदान करने का वैकल्पिक माध्यम है। हालांकि ये एक निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था है। इसके अधिकांश ये पढ़ा क्रियाकलाप आपने ऊपर 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 की 2 लाइनें ऊपर? सर तो मैंने पढ़ दी ऊपर की 2 लाइनें। मेरे को आवाज ही नहीं आई ऊपर। ये जो 2 लाइन ये नहीं पढ़ा आपने? ओके सर दोबारा पढ़ देती हूँ। रचनात्मक तथा योग्यात्मक परीक्षणों द्वारा विद्यार्थियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों को एक उच्च कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के लिए निचली कक्षा में वांछित ज्ञान तथा कौशल अर्जन की आवश्यकता होती है। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्रदान करने का वैकल्पिक माध्यम है। हालांकि यह एक निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था है। इसके अधिकांश क्रियाकलाप औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की तरह है। शिक्षा को दूरस्थ माध्यम से बिना नियमित कक्षाओं के तथा बिना किसी भौतिक स्थान के शिक्षकों की छात्रों के साथ परस्पर अंतःक्रिया के प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। कीगन 1986 दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख करते हैं। मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक तथा अधिगमकर्ताओं के लगभग स्थायी विभाजन की तरह है। छात्रों के संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान अध्ययन के लिए सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार की गई गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसे स्वयं अध्ययन सामग्री कहते हैं। छात्रों को उनके सुगम अध्ययन के लिए विभिन्न स्तरों पर समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की विधियों तथा साधनों का उपयोग पाठ्यचर्या के संपादन के लिए किया जाता है, जैसे कि मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तथा परामर्श व्यवस्थाएं। जी एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब काफी लंबा हो गया ना अफसर जी। जी अब हम थोड़ा सा एक बार देख लें। तो अभी हमने जो पढ़ा है, एक तो आपने इसमें ये पढ़ा था आमने सामने फेस टू फेस। अच्छा अब हम किसके आधार पर, अब हम साधनों के आधार पर बात कर रहे हैं। पहले जो हम बात कर रहे थे उद्देश्य के आधार पर बात कर रहे थे, तकनीकी शिक्षा और अलग अलग उद्देश्य के आधार पर। अब हम बात करें साधनों के आधार पर। तो साधनों के आधार पर मतलब साधन होंगे, फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होती है ना, सब चीज एक जगह पे हम बैठे रहते हैं, आमने सामने बैठते हैं। तो जिसमें गुरुकुल व्यवस्था, जिसमें गुरु और शिष्य एक ही स्थान पर रहते हैं, तो वो फेस टू फेस शिक्षा जिसको बोलते हैं। ठीक है। फिर आपने एक और चीज इसके बारे में काफी सारे इसके बारे में गुणों के बारे में बात बताया, इसमें ये सब चीजें बारे में शिक्षा के बारे में बताया, मतलब इसमें काफी सारी चीजें आपने बताई। फिर हमने जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा, यानी कि एक तो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग। एक होता है ओपन लर्निंग और डिस्टेंस मतलब दूर बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक जगह एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बैठ सक के भी शिक्षा ले सकते हैं। वो आधुनिक युग में संभव हो पाया, पहले ये संभव नहीं था।
ये इस तरह की डिस्टेंस लर्निंग, बट अब जो है ये संभव हो गया है, हम कहीं भी बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें मुक्त तथा दूर शिक्षा ग्रहण में अधिगम प्रक्रिया की शिक्षा के दौरान ये सब चीजें इसमें बातें आती हैं, और ये सब आपने इसमें पढ़ा। अब ऑनलाइन शिक्षा पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी ऑनलाइन शिक्षा भी पढ़ लिया ना आपने? नहीं, ऑनलाइन शिक्षा नहीं पढ़ा। जहाँ तक आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपने इसमें विभिन्न प्रकार की विधियां, साधन और पाठ्यक्रम संपादन के लिए किया जाता है। जैसे मुद्रित, श्रव्य, मुद्रित मतलब प्रिंटेड, मुद्रित मतलब होता है प्रिंट करना, मुद्रित मतलब प्रिंट, श्रव्य मतलब सुनने के लिए जो टेप होता है वो सुनने के लिए, टेलीग्राफिक या परामर्श व्यवस्थाएं वगैरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी, कंटिन्यू। ये मूर मूर जो है नाम है किसी का, 1990 में दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि इसमें समस्त सुविचार तथा नियोजित अधिगम, जो कि एक संरक्षित तरीके से एक अनुदेशक द्वारा सुगम बनाया जाता है, अधिगमकर्ताओं से स्थान तथा अथवा समय की दृष्टि से अलग होता है। कुल कुलदयनी स्वामी एक व्यक्ति का नाम है, जैसे मूर का नाम है, जैसे कुलदयनी स्वामी ने दूरस्थ शिक्षा को अलग तरह से परिभाषित किया। वे दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा के क्रमिक विकास का तीसरा चरण मानते हैं। शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था पहला चरण था, ठीक है, इसको दूसरा चरण मानते हैं। ये इसको तीसरा चरण मानते हैं। पहला चरण क्या था? गुरुकुल व्यवस्था, ठीक है। एक सेकंड, किसके नॉइस आ रहा है? मुस्कान जी, अभी जब, हाँ बोले बोले। हाँ अभी, सर पढ़े। अच्छा अभी एक सेकंड, अभी जी, अभी मैं पढ़ रहा था ना, तो आपकी आवाज आई, इसलिए मैं थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रहा था। अभी ये पढ़ना आप, ठीक है। ये हो गया तथा दूरस्थ शिक्षा तीसरा चरण है, जिसे लचीलेपन तथा उच्च उत्पादकता तथा बाजार की मांगों पर त्वरित प्रक्रिया देने में सक्षम होता है होना जैसा लक्षण है। वे दूरस्थ शिक्षा को एक ऐसा उपकरण के रूप में भी देखते हैं, जो समता तथा सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में उदाहरण इसको, हाँ आप पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे बताएं, हैंड रेज करें। मुस्कान जी, आप पढ़ने के लिए हैंड रेज किया था हमने, हाँ सर जी पढ़े। ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर से जानने, इंटरनेट तथा व्यवस्था ऑनलाइन अधिगम प्रक्रिया में माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने की ऑनलाइन शिक्षा एक हाल ही में विकास होता है। इसका उपनिवेश सर्टिफिकेट में हिंदी स्पेलिंग के लिए सामान्य के लिए विधिक शिक्षा के लिए भी किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सक्रिय अधिगम के अध्ययन संचाल स्टडी बैंड ऑफ एक्टिव लाइन फ्रॉम माइंड सेंट का प्रवर्तन किया है, जो कि 2017 के मैसिव ऑनलाइन कोर्स या के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। और शिक्षा के इंटरनेट हुए पर ध्यान देते हैं कि जो कि परंतु समता एवं समानता का द्वार MOOCs का माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि शिक्षा 9 से सर ऊपर जो कि शिक्षा 9 से प्रारंभ होकर स्तर के होते हैं। इंटरनेट की लोकप्रियता एक छात्रों द्वारा इसके व्यापक उपयोग के कारण अब अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी मुद्रण शिक्षा संशोधन राष्ट्रीय डिजिटल डायरी जी मुस्कान जी, मुस्कान जी कैसे हैं आप? सही है। ठीक है जी। मुस्कान जी, आप जो है ना यूट्यूब नहीं पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब तबीयत खराब है आपकी, है ना? ये यूट्यूब लिखा हुआ है। सॉरी सर। हाँ ठीक है जी, यूट्यूब है, मुक्त शैक्षिक संस्थान है। इससे पहले भी आप कक्षा को ऐसा लगा था, शिक्षा 9 ऐसा लगा था, कक्षा 9 है वो, ठीक है। अच्छा
हाँ, तबीयत ठीक है? क्या हुआ आपको? सर कुछ थोड़े हो गए थे, क्या हुआ था? थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, इसमें परेशान नहीं होना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ मुस्कान जी पढ़ो पढ़ो, तो ऐसे नहीं कि परेशान होना और करना। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़िए यहाँ से आगे। यस सर। हम्म, इन ज्ञान कोर्स इग्नू से पहले ज्ञान दृश्य 1-2 अथवा स्वतंत्र शिक्षा टेलीविजन एवं महत्वपूर्ण संसाधन संगठन के विश्वविद्यालय की साइटों से ऑनलाइन संसाधनों का प्राप्त करना आसान हो गया है। व्यक्तिगत ऑनलाइन पाठ्यक्रम को इंटरनेट तथा कंप्यूटर व मोबाइल का उपयोग कर दुनिया में कहीं से भी पूरा कर सकते हैं। यह कम लागत तथा समय बचाने वाला, अपनी गति की अनुरूप क्रिया जा सकने वाली तथा अलग अलग व्यापारियों के अनुरूप है। किसी भी व्यक्ति को गुणवत्ता जी पूर्व मुस्कान जी, निर्धारित एवं मुस्कान जी अधिगम कैसे? संसाधनों के साथ वृद्धि अधिगम जी, अब इसको चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा व्यापारी। जी हाँ, मैं चर्चा नहीं करूँ, कोई और स्टूडेंट आके चर्चा करेंगे। जी सगुन जी। हाँ सगुन जी या अफसा जी या दिव्या जी, आप बताएं। सर ऑनलाइन एजुकेशन में जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन होता है वो फिजिकली सेपरेटेड होता है, क्योंकि वो किसी क्लास में मतलब सामने नहीं, फेस टू फेस नहीं हो पाता है, इसलिए वो फिजिकली सेपरेटेड रहते हैं। और रेगुलर क्लासेस हो सकती है, उनको रेगुलर कांटेक्ट में रह सकते हैं वो ऑनलाइन के थ्रू, और उनको फीडबैक भी मिलता है। और अपनी खुद की मतलब खुद से वो अपना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस स्पीड से जाना है, क्या मतलब किस उनको फ्री कंटेंट मिलता है, उसमें वीडियोस मिलती हैं, ऑडियोज मिलती है, टेक्स्ट मिलते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने खुद से उसको ऑर्गेनाइज करके और वहां से मतलब पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। जी कंप्लीट हो गया, दोनों दोनों ये भी हो गया था। 3, हाँ 3 हो गए। अच्छा हाँ, से मतलब आपने बढ़िया, बहुत अच्छा कवर कर दिया। ठीक है, देखो आपने पूरा करा हुआ है, तो देखो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, और जहाँ आप बोल रहे हो ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये यूट्यूब पे जाएगी। देखो यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ था, तो ये और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी इससे। यूट्यूब लिखा है ना, आपने देखा अभी तक? ट्राई किया यूट्यूब पे जाके चेक किया? नहीं अभी तो नहीं किया, कब करोगे? उसके बाद। हाँ पक्का करना, ठीक है, जाके उसको सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो उससे आपकी जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड वहां पे मिलेगी ना, मतलब जो मैंने नहीं लिखे है इसमें, हाँ हाँ तो आपने जो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं वो यूट्यूब पे मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी। ये अभी सेकंड क्लास, अभी तो उसमें 1 या 2 क्लास ही है, इसमें ज्यादा क्लास नहीं है। सेकंड यूनिट कर रहे हैं ना नहीं, हम। दूसरे सब्जेक्ट्स पे तो मिल सकते हाँ हैं ना। हाँ, दूसरे नहीं, आप लाइव कर शुरू, मॉर्निंग में आके लाइव करो ना। अच्छा, आपने वो पढ़ लिया डेली इन्वायरमेंटल स्टडी कंप्लीट कर लिया? एक भी नहीं। तो सुबह आओगे मॉर्निंग में 7 बजे कल। हम्म। अभी जिस लिंक से ज्वाइन किया है ना, ये लिंक सेम रहता है। इसी लिंक से आप कोई भी क्लास ज्वाइन करनी हो, सुबह डेली 7 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ हम लिंक इस जो है, जो क्लास के जो लिंक होते हैं वो चेंज नहीं करते हैं, यही लिंक रहता है। इसी से आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, और जो भी हम सब ठीक है। डिफरेंट हाँ सब्जेक्ट को करते हैं। हम्म, जी चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ से इन्होंने बता दिया, ये एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर आए। और मानव संसाधन विकास HRD मिनिस्टर्स की जो होते हैं, वो एजुकेशन को पूरे भारत के उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आमने सामने की शिक्षा, दूरस्थ तथा ऑनलाइन शिक्षा, तीनों को हमने इसे पढ़ लिया कि तुलना करनी है। अब अच्छे से तुलना कर सकते हैं अपन इनकी।
ठीक है, कि शिक्षा की तालिका में प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, इसको उन्होंने करा हुआ है, ठीक है, चाहे तो इसमें से देख भी सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं, ये इस तरीके से देख सकते हैं आमने इसमें सामने। कंपैरिजन दे रखा है इन तीनों का। यस, आप प्लीज एक बार कर दीजिए, डिफरेंट कर दीजिए। इसमें फेस टू फेस जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो टीचर स्टूडेंट का जो रेगुलर कांटेक्ट रहता है, क्योंकि वो क्लासेस में जा सकते हैं, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं, इसलिए इनका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। डिस्टेंस एजुकेशन में होता है वो फिजिकली सेपरेटेड होते हैं, बट वो फेस मतलब फेस टाइम के थ्रू या फेस टू फेस कांटेक्ट बने रहता है उनमें, तो वो इसलिए वहाँ पे रहते हैं। और ऑनलाइन में रहता है कि वो मतलब अपना रेगुलर उसको क्लासेस को ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं और वहाँ से उनको फीडबैक मिल सकता है ऑनलाइन एजुकेशन में। और फेस टू फेस में टीचर्स डिसाइड करती हैं पढ़ाने की स्पीड को, कि उनको कौन सा टॉपिक कितने पर्टिकुलर टाइम में बच्चों को बताना है, पढ़ाना है, तो उनका कंट्रोल टीचर्स के हाथ में रहता है। और डिस्टेंस एजुकेशन में रहता है वो मतलब बच्चा खुद से अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकता है, उसको कितना टाइम चाहिए उसको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें उसके मतलब स्टूडेंट के हाथ में कंट्रोल रहता है। और ऑनलाइन में वो भी ऑनलाइन में भी सेम ही ये है, स्टूडेंट अपने आप सेल्फ पेसिंग कर सकता है। स्कूल इसमें फेस टू फेस एजुकेशन सिस्टम में लेक्चर्स मिलते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स रहती हैं, तो उनको और भी मतलब सोर्सेज मिल जाते हैं जहाँ से वो इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजीज को ले सके, वहाँ से और पढ़ाई कर सके टीचर्स के अलावा। और डिस्टेंस एजुकेशन में सेल्फ लर्निंग होती है, उनको मटेरियल्स मिलते हैं और काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होती है, तो वहाँ से भी वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ऑनलाइन में ई कंटेंट मिलता है, वीडियोस मिलते हैं, ऑडियोज मिलते हैं, तो वो वहाँ से पढ़ाई करते हैं। जी, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू थोड़ा तेजी से करता हूँ, जैसे अब मैं मॉनिटर करूंगा, जैसे अभी सगुन जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो पढ़ा रहे हैं उनको मॉनिटर करना चाहिए तेजी से, ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब मैं थोड़ा तेजी से थोड़ा सा तेजी लेके आता हूँ इसमें। हाँ जी, एक प्रश्न है आपके सामने, आमने सामने की शिक्षा के किन्हीं दो गुणों पर चर्चा करनी है। ये आपने सगुन जी ने बहुत अच्छा बताया, किसी भी दो गुणों पर आप उठा सकते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करना है, आपने दोनों शिक्षाओं के बारे में बताना है। यानी विशाल मुक्त पाठ्यक्रम, जैसे कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब इसका मतलब ये क्या है, आप एक साथ जैसे अनअकैडमी वगैरह पे क्या होता है, एक बार कोर्स को प्रोग्राम किया जाता है, उसको एक 10,000 5,000 2,000 कितने भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आमने सामने की शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा के बीच में कोई दो भिन्नताएं लिखनी है, तीनों को ऐसे लाइन से करना है और फिर सबके बारे में डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद सारांश का बात करते हैं हम। सारांश को मैं एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछें। मुक्त शिक्षा को तो पढ़ाए शिक्षा में क्या है मतलब? मुक्त और ओपन शिक्षा एक ही होता है ना, ओपन शिक्षा, मुक्त शिक्षा मतलब ओपन, मुक्त, मुक्त कहाँ रह गया, मुक्त ओपन शिक्षा यानी कि दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ में आ जाएगा ऑनलाइन शिक्षा, और ये रहा ना, ये रहा मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा, पढ़ा तो था ये, इसी में तो आपने पढ़ा था कीगन और ये सब चीजें, मूर आप ही ने तो पढ़ा है, भूल गए आप, भूल गए। रिकॉर्डिंग कल यूट्यूब पे, ये वीडियो कल यूट्यूब पे डालूंगा ना, तब देखना आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने। अब मैं इसकी जो है समरी रीड करके चैप्टर को आज इसको यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। सारांश देखिए, अभी तक हमने इसमें पढ़ा, इस इकाई में हम चर्चा का मुख्य जोर क्या रहा था, विभिन्न अधिगम यानी सीखने की वातावरण, यानी अधिगम वातावरण मतलब है सीखने की हमारी जो वातावरण था के दृष्टिकोण से शिक्षा के कार्य क्षेत्र को समझना था, ज्ञान के अध्ययन के केंद्र को समझना तथा शिक्षा प्रदान करने के साधनों को प्रस्तुत किए जाने पर जोर था। शिक्षा के कार्य क्षेत्र पर तीन भिन्न
तीन परिप्रेक्ष्य मतलब कंसेप्ट के बारे में उसमें पढ़ रहे थे कि प्रस्तुतिकरण ने आपको शिक्षा के कार्यक्षेत्र को समझने में सहायता प्रदान की होगी। विभिन्न प्रकार के अधिगम वातावरण में हमें भिन्न अनुभव प्रदान करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो हमें प्रासंगिक रूप से प्राप्त होती है, हमारे सूचित होने के लिए तथा ज्ञान अर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे चलकर हमें औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकती है। ठीक है, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा दोनों विभिन्न अधिगम वातावरणों में हमें अधिगम अनुभव प्रदान करती है। ज्ञान के अध्ययन केंद्र के अनुसार शिक्षा को उदारवादी, वृत्तिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षा के बदलते हुए परिदृश्य में शिक्षा भी, इसके बाद एक बार हम इसको देखें। शिक्षा के बदलते हुए परिदृश्य में शिक्षा भी निरंतर बदल रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था के आमने सामने की शिक्षा व्यवस्था से सबसे हाल ही के ऑनलाइन शिक्षा तक विकसित हुई है। यानी तीसरा चरण बताया गया है। एक था जो गुरुकुल व्यवस्था, एक होता है जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, एक होता है ऑनलाइन शिक्षा। तीसरी व्यवस्था जो है डिस्टेंस लर्निंग कहा गया है। अब हम छात्रों की विशाल संख्या को एक समय में संबोधित करना होता है, लेक्चर देना। ठीक है, एक साथ हम संबोधित करना मत होता है सामने जिस समय ऑडियो में। अभी तो आप कितने हो, आप यहाँ पे 4 या 5 4 स्टूडेंट हैं, तो ऐसे एक साथ हम कई लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। पहले क्या होता था, वहीं जाना पड़ता था। पहले गुरुकुल व्यवस्था में व्यक्ति को वहीं गुरु जी के पास आश्रम में ही रहते थे, वहीं गुरुकुल में ही रहते थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे यूनिट 3। थैंक यू।